18 फरवरी को है आपका इतिहास का पेपर। मात्र 15 दिन ही आपके पास सब बचे हैं और आपको इसी में 12 जो अध्याय हैं आपके पास उसको भी देखना है। 15 दिनों का जो आपके पास समय है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के कैसे निकाला जाए कि ज्यादा मार्क्स आ सके। जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए ये 50 क्वेश्चंस उनको जीरो से हीरो बनाने में लाभदायक साबित होने वाले हैं। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतिहास में जो भी सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें दिए थे वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से हमें लगभग 80% जो प्रश्न है वो अपने प्रश्न पत्र पर देखने को मिल रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिवियान पे, जहां पे हम लेके आए आपके लिए वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपने ये प्रश्नों को कर लिया तो आपको जो मार्क्स अभी आ रहे हैं, आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे उसमें जो भी मार्क्स अभी आपको आ रहे हैं उससे 10 मार्क्स कम से कम, आपको 10 मार्क्स उससे ज्यादा जरूर आएंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो सर हमारा एग्जाम कब है, तो हमारा जो एग्जाम है वो 18 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए हमारे पास मात्र 15 दिन ही शेष बचे हैं। और हमें 12 अध्याय को पूरे अच्छे तरीके से अगर करना है तो इसीलिए हम क्या लेके आए हैं, 50 वैसे प्रश्नों को एनालिसिस करके हम लेके आए हैं कि पिछले वर्षों में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए थे और संभावित जो प्रश्न है वो क्या बन सकते हैं। मैप से आपके जो प्रश्न है या जो बच्चे को डाउट होता है कि हमसे सर मैप कहाँ पे क्या लेबल करना है हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। और जो भी डेट्स जो बच्चे को याद नहीं होता है कि सर हम डेट्स को कैसे याद करें, हम सर जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है उसको हम कैसे करें, तो आप अगर जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं उससे प्रैक्टिस करके अगर जाएंगे अच्छे से एग्जाम देने के लिए तो आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इतिहास में। जो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो 18 फरवरी को। और आपके पास कितने दिनों का समय बच रहा है अब, तो मात्र 15 दिन ही आपके पास बच रहे हैं। इसीलिए अब समय को वेस्ट हमें नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके और उससे अपना जो पढ़ाई है उसको गति देने की हमें आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कौन से हैं जो हम आपके लिए एनालिसिस करके लेके आए हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो पहला अगर जो हमारा प्रश्न है तो वो कौन सा है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, उसके कारण को बताइए। और दूसरा अगर हम प्रश्न देखें, ये आपका जो पहला अध्याय है उससे हम प्रश्नों को बता रहे हैं अभी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में भी देखने को मिले थे और इस वर्ष भी हो सकता है कि आपको देखने को वो मिल जाए। तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषताओं का हम अगर वर्णन करें, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ये चैप्टर हमने देखा है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो हम इसके आंसर्स को कर पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के उत्तरदायी जो भी कारण है कि क्या क्या कारण से जो हड़प्पा सभ्यता था उसका पतन हो गया, उसके बारे में हमें विवेचना करनी है। हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कही जाती है, या अथवा हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और मुद्रांकन का क्या प्रयोग किया जाता था, व्यापार के लिए किया जाता था क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, तो प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं और जिनको भी ये डर लगता है हिस्ट्री में कि कैसे चीजों को करना है, तो ये क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में क्या 2 मार्क्स आपको अच्छे मिल पाए। अब अगर अध्याय 2 के बारे में बात करें तो हमारा प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं हमें उसका आलोचनात्मक एक परीक्षण करना है। या और अगर प्रश्नों को देखें तो मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में हम अगर उदय देख रहे हैं तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। कृषि हो सकता है, क्या वो व्यापार है, ठीक है, हाथियों की उपलब्धता है,
लौ अयस्क की जो वहाँ पे उपलब्धता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे हमें चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को देख के जाना है, ठीक है? अशोक के धम्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उसके बारे में और उनका जो प्रचार करने का जो तरीका था, उनके बारे में वर्णन करना है और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में उसका जो तर्क सहित हमें उसके उत्तर को देने हैं और क्या यह संभव है, अगर हम अध्याय 3 में प्रश्नों के बारे में बात करें, तो क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही लेखक था? जबकि हम क्या देखते हैं, महाभारत जो है अभी तक जो है उसमें जो समालोचनात्मकता है, वो हमें देखने को मिल रहा है उसमें, ठीक है? प्राचीन काल में पितृवंशिकता के क्या अर्थ थे और इसके प्रमुख नियम कौन थे, ठीक है? या क्या-क्या है? वैसे ही मनुस्मृति के बारे में अगर हम बात करें, तो वर्ण व्यवस्था जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमारे समाज में अभी भी मौजूद है और समाज में जो भी चांडालों की क्या स्थिति है, उसका हमें वर्णन करने के लिए बोला गया है। वैसे ही महाभारत एक गतिशील ग्रंथ के रूप में कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है? चौथे अध्याय में कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेप्लिका जो है वो फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को दिया था, जिस कारण से वो जो स्तूप है वो वहीं पे हम अभी भी देखते हैं। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की जो भूमिका है उसकी व्याख्या करनी है हमें, ठीक है? और गौतम बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं और बौद्ध धर्म का जो विस्तार से हमें क्या तो वर्णन यहाँ पे करना है, उनकी जो भी शिक्षाओं के बारे में, विनय पिटक के बारे में, सुत्त पिटक के बारे में हमें चीजों का यहाँ पे वर्णन करना है। वैसे ही जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, त्रिरत्ना वगैरह के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि त्रिरत्ना क्या था, पंच महाव्रत के बारे में, इसके प्रसार के क्या कारण थे, ठीक है? स्तूप की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है? तथा इनके जो धार्मिक महत्व को हमें समझाना है कि स्तूप क्या होता है, कैसे बनता है, तोरण क्या है, ठीक है? द्वार के बारे में, हर्मिका के बारे में चीजों को बताना है, ठीक है? अब अगर हम बात करें तो इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली के बारे में क्या वर्णन किया है, उस पे हमें प्रकाश डालना है, ठीक है? अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अध्याय हमें 5 में देखने को मिलेगा। ये सब प्रश्न हमें करके ही जाने हैं, अगर हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है? तो अब फ्रांसिस बर्नियर ने भारतीय समाज और मुगल कालीन शहरों का क्या चित्रण किया है, या विदेशी यात्रियों के वृतांत, ठीक है, इतिहास लेखन में किस प्रकार सहायक होते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है? वैसे ही सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और आचार व्यवहार की व्याख्या हमें करनी है। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे, उसके सामाजिक और धार्मिक कारणों का हमें वर्णन करना है। अध्याय 6 में हमें ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है। कर्नाटक की वीर शैव या लिंगायत परंपरा का हमें क्या करना है तो वर्णन करना है, ठीक है? शिव के वीर कहलाते थे, ठीक है? बाएं हाथ की भुजाओं में अपना वो क्या तो एक लिंग धारण किया करते थे। ऐसे चीजों के बारे में महिलाएं जो भी संत हुआ करती थी, जैसे मीराबाई हो, अंडाल, कराईकल, अमियार के भक्ति मार्ग की योगदान की हमें चर्चा करनी है। अध्याय 7 में अगर बात करें तो विजयनगर जो साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को हम किस प्रकार पूरा किया जाता था, ठीक है ना, इसके बारे में, वहां पे कैसे हद बनाए जाते थे, ठीक है, नहर का कैसे निर्माण होता था, वैसे हमें इस आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और विजयनगर में अमरनायक प्रणाली की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है कि सैनिक जो कमांडर होते थे सैनिकों के, उसे हम अमरनायक बोलते हैं। राया या राजा के द्वारा उन्हें चुना जाता था, वो कर वसूला करते थे। तो ऐसे चीजों को हमें यहाँ पे देखना होता है, ठीक है? वैसे ही हम्पी के जो महानवमी डिब्बा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को हमें स्पष्ट करना है, बताना है कि उसका क्या महत्व रहा था, ठीक है? वैसे ही विजयनगर के जो भी मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर या विट्ठल मंदिर करके, स्पेशली अगर हम बात करें विशेषकर क्या तो विट्ठल मंदिर के स्थापत्य की विशेषताएं हमें बतानी है, यहाँ पे लिखनी है। मुगल काल में जो ग्रामीण समाज के या महिलाओं की स्थिति का हमें वर्णन करना है। आईने अकबरी मुगल इतिहास को जानने का एक कैसे महत्वपूर्ण एक स्रोत है, ठीक है, इसके बारे में हमें बात बतानी है और उसका व्याख्या करना है, जो कि हम अध्याय 8 में देखने वाले हैं।
वैसे ही अगर और प्रश्नों के बारे में हम बात करें तो मुगल कालीन जो कृषि समाज था, ठीक है, में पंचायतों को और उनके मुखिया जो मुकद्दम कहलाते थे, उनकी भूमिका क्या रही थी, उसके बारे में हमें वर्णन करना है, चीजों को बताना है। मुगल काल में जो भी जमींदारों को जो अधिकार मिले थे और उनकी जो भी सामाजिक स्थिति का हमें एक परीक्षण इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें इस प्रश्नों को अच्छे से करके जाना है। वैसे ही अगर हम अगला बात करें उपनिवेशवाद और देहात में, तो इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद जो भी जमींदार थे राजस्व चुकाने में क्यों चूक जाते थे, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। वैसे ही कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे, साहूकार से, जमींदार से, ब्रिटिशर से कैसे लोग जो थे संथाल के वो त्रस्त थे जिसके कारण उन्होंने ये विद्रोह किया, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में हमें आंसर करना है। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हमें बताना है, उसका जिक्र करना है। वैसे ही पहाड़ियाई जो लोग हुआ करते थे, उनके जीवन और अंग्रेजों के साथ उनका जो संघर्ष था, उसके बारे में हमें वर्णन करना है इसी अध्याय में। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें विद्रोही और राज के बारे में, अगर हम अध्याय 10 में देखते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख आर्थिक और सैन्य कारणों की हमें विवेचना करनी है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर राजनीतिक कारणों के बारे में बात करें, सामाजिक कारणों के बारे में बात करें, तो हमें वैसे चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले देख लेना है ताकि हम अच्छे से आंसर्स को लिख सके। 1857 की क्रांति की विफलता के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों को हमें यहाँ पे बताने हैं कि हम जो हैं वो विफल क्यों रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में, उसका हमें उत्तर करना है। वैसे ही 1857 के जो विद्रोह हुए थे को दबाने के लिए जो भी अंग्रेज आए ने कौन कौन से कदम उठाए, उसका हमें यहाँ पे क्या तो वर्णन करना है। रानी लक्ष्मीबाई और जो वीर कुंवर सिंह जो बिहार से लड़ रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी, जैसे नेताओं का योगदान का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, वैसे ही अगर हम अध्याय 11 में बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व में जो भी चलाए गए थे असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और कार्यक्रमों पर हमें एक प्रकाश डालना है, बताना है, उसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं। वैसे ही नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा कैसे बदल दी, ठीक है, इसके बारे में हमें जिक्र करना है, बताना है। वैसे ही गांधी जी को एक क्या जन नेता के रूप में क्यों देखा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस, जितने भी मैं अभी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिस आपको करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा जो मार्क्स हैं वो ला सके, और एक एज जो है कि और भी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उससे कैसे हम आगे बढ़ सके, अच्छा मार्क्स कैसे ला सके, उसके लिए ही हम ये प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। विस्तार से हमें ये समझाना है कि गांधी जी को एक जन नेता के रूप में क्यों देखा जाता था। वैसे ही भारत छोड़ो जो आंदोलन है के महत्व और इसकी जो व्यापकता का हमें एक वर्णन करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे आगे अगर हम बात करें संविधान के निर्माण की, तो भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो भूमिका है उसकी हमें व्याख्या करनी है और रोल क्या था ये हमें बताना है उनका। वैसे ही भारतीय संविधान की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का, संविधान जो हमारा है उसके 4 प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें चीजों को बताना है, वर्णन करना है। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के बारे में प्रश्न पर क्या तर्क दिए गए थे, ऐसा जब प्रश्न उठा था तो क्या तर्क आए थे हमारे सामने में, उसके बारे में आपको उत्तर करना है। उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और अगर हम मानचित्र जो कार्य है, मैप वर्क अगर देखें तो जो प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, तो तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और सांची को हमें क्या करना है तो दर्शाना है। 50वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख स्थल जैसे चंपारण, खेड़ा, दांडी और चोरी चौरा को मानचित्र पर हमें अंकित करना है। ये थे आपके महत्वपूर्ण जो 50 प्रश्न हैं,
ये हमने अभी देखे, इसको आप प्रैक्टिस करके ही जाएंगे अगर आपको ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लाना है तो। ठीक है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में, अगर आपको चाहिए अगर प्लेसमेंट कि हमें एक अच्छे कॉलेज में जाना है, अगर हम अपना जो बेस है, जो 12वीं कक्षा है हमारी, अगर हम यहाँ पे मार्क्स अच्छा लाएंगे तो जो हमारा समाज में जो एक इमेज है वो भी एक अलग ही क्रिएट होता है। ये हमेशा याद रखेंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही गति देंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। हमको सुनने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।